हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग 30 मिनट्स रिवीजन करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर हैलोल्केन्स एंड हैलोरीन्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और ऑर्गेनिक को हमेशा मैं बोलूँगा कि प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में ही करना चाहिए, है ना। और सारे के सारे लिंक्ड होते हैं। ये 30 मिनट्स रिवीजन सीरीज है और इसमें मोस्टली चैप्टर्स के मैंने 30 मिनट्स रिवीजन सीरीज प्रोवाइड कर दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और इस सीरीज को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं भारत पंचाल आप सबके सामने। और इसके अलावा मैंने इस चैप्टर का डिटेल वन शॉट भी करा दिया है, बढ़िया वाले नोट्स, शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दिए हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे के सारे लिंक आप देख लेना जो आपके लिए सुटेबल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उम्मीद रखता हूँ कि उनके आंसर आप लोग करोगे। तो चलिए सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं कि हैलोल्केन्स किसे कहते हैं। देखिए, हैलोल्केन दो वर्ड से मिलकर बना है, हैलो प्लस अल्केन। अल्केन मतलब कार्बन कार्बन की बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जब आप उधर हैलोजन लगा दोगे इट मीन्स वो हमारे पास हैलोल्केन बन जाएगा। हैलोजन किसे कहते हो आप लोग? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन कई तरीके से हो सकता है। मैं सिंपल वाले क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होगा डिग्री ऑफ कार्बन एटम, इससे रिलेटेड बनते हैं और यही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। देखिए, हैलोल्केन किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन हैलोजन के साथ जुड़ जाता है, जिसमें कार्बन हैलोजन के साथ जुड़ जाता है, जिसमें कार्बन हैलोजन के साथ जुड़ जाता है। एक बॉन्ड तो हो गया, दो तीन चार, दो तीन चार, दो तीन चार। अगर कार्बन का एक बॉन्ड कार्बन के साथ है तो ये प्राइमरी हैलोल्केन कहलाता है। अगर इसके दो बॉन्ड कार्बन के साथ हैं तो इसे हम लोग सेकेंडरी हैलोल्केन बोल देंगे। और अगर इसके तीन बॉन्ड कार्बन के साथ बन जाते हैं तो इट इज नोन एज टर्सरी। अच्छा, बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ पूरे हो रहे होंगे। क्लियर है? इस तरह से जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ CH3Cl है। अच्छा, ये मिथाइल कहलाएगा, प्राइमरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, CH3CH2Cl। हमें उस कार्बन को चेक करना होता है जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है। आप नोटिस करो तो ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। या फिर उस कार्बन को आप लोग देखो, 3 नंबर रखो क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 3 हो सकती है। 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसमें से हाइड्रोजन का नंबर माइनस कर दो। तो सिंस यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, 3 माइनस 2 इज 1 डिग्री। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास एलाइलिक हैलाइड आ जाते हैं। एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? जब डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन लगा हो। जब डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन लगा हो। आपसे पूछा जाता है कि एलाइलिक हैलाइड के अंदर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है। बेटा यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बेंजाइलिक आ जाता है। बेंजीन होगा, बेंजीन पे कार्बन लगा होगा, फिर हैलोजन लगा होगा। विनाइलिक, जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हैलोजन लग जाता है। अराइल, जब डायरेक्ट बेंजीन पे हैलोजन लग जाता है। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले मैंने ROH की रिएक्शन करवा दी, किसके साथ? HX के साथ, है ना। HX के साथ, तो यहाँ पे इस OH की जगह पर X चला जाएगा, ये बन जाएगा RX और प्लस में बन जाएगा H2। इस बॉन्ड को, OH के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम यहाँ पर कैटलिस्ट या फिर रिएजेंट यूज कर सकते हैं, दैट इज जिंक क्लोराइड। और ये एक लुकास टेस्ट होता है। इधर रिएक्टिविटी का ऑर्डर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होता है। ये SN1 के मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा आप ROH की रिएक्शन किसके साथ करा सकते हो? ROH की रिएक्शन आप हैलोजन के साथ करा सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। देन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैलोजन बन जाएगा। आप इस ROH की रिएक्शन करवा सकते हो विद SOCl2। ये दी बेस्ट मेथड है। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पर होगा SOCl तो ये Cl इस OH की जगह पर चला जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? RCl। और इधर आएगा आपका OH, ये क्या बन जाएगा? एक तो आपका बन जाएगा HCl और एक आपका बन जाएगा SO2। ये इजीली इवेपोरेबल गैसेज होती हैं, दैट्स वाई इस मेथड को बेस्ट मेथड माना जाता है हैलोल्केन्स बनाने के लिए। ठीक है, फिर आपने ROH की रिएक्शन करवा दी किसके साथ? PCl5 के साथ। ठीक है, PCl5, PCl, Cl, 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 Cl। ये Cl इस OH की जगह पर चला जाएगा भाई, ये क्या बन जाएगा? RCl। OH इधर आएगा, ये क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा HCl और एक क्या बन जाएगा? POCl3। क्लियर है? इसके अलावा आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो ROH की किसके साथ? NaBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो क्या हो जाएगा? इस OH की जगह पर ये Br चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? RBr। ठीक है, एक H इधर आएगा, H इस OH के साथ जुड़ेगा, H2 और एक ये यहाँ पर NaHSO4। इस तरह से नेक्स्ट आता है फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अल्कीन से बनाने के लिए हम एक्चुअली में यहाँ पर हाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस यूज करते हैं। जैसे कि ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर लगे हुए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, आपने इसमें HX जोड़ दिया तो क्या होगा? डबल बॉन्ड सिंगल में टूट रहा होगा, कार्बन कार्बन, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक जगह पर H आएगा, एक जगह पर
एक्स आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी, देखो दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। बट अगर यही कुछ ऐसे हो जाता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब डबल बॉन्ड के एक तरफ एक कार्बन एक तरफ दो कार्बन है, ये तो अनसिमेट्रिकल हो गया। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी विद HCl के साथ, HBr के साथ, किसी के साथ भी करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक रूल आ जाता है विच इज नोन एज मार्कोनिकोफ रूल। और मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, NLH मीन्स नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव विल गो टू द कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड विच हैव लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नथु लाल हलवाई, नेगेटिव कहाँ जाएगा, लोअर हाइड्रोजन के पास। जैसे कि ये H पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये अप्रोच करेंगे डबल बॉन्ड वालों को, नेगेटिव जाएगा लोअर वाले के पास, ठीक है। ये तो ये जाएगा CH3, ये CH, ये Cl और ये आ जाएगा CH3, ठीक है। अगर आप इसी रिएक्शन को CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 करवा देते हो विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। कौन सा रूल लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, NHH नथु हरा हलवाई मीन्स नेगेटिव कहाँ जाएगा भाई, नेगेटिव विल गोज टू हाइयर हाइड्रोजन। नेगेटिव कहाँ जाने वाला है, हाइयर हाइड्रोजन के पास जाने वाला है। याद रखिए HBr होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी इधर उधर हुआ, मतलब HBr की जगह आपने HCl ले लिया तो नहीं होगा, या फिर पेरोक्साइड नहीं लिया है HBr लिया है तब भी नहीं होगा, दोनों होने चाहिए, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे लगेगा नथु हरा हलवाई H पॉजिटिव Br नेगेटिव, नेगेटिव विल गोज टू हायर हाइड्रोजन, तो Br इधर आएगा और H इधर आएगा, ये क्या बन जाएगा CH3 CH और इधर आ जाएगा CH2, इधर लग गया आपका Br और इधर तो CH2 है ही। आगे बढ़ो, आप सिंपली हैलोजिनेशन भी कर सकते हो, है ना, बहुत सिंपल हैलोजिनेशन भी कर सकते हो। जैसे कि आपके पास एक अल्कीन है, अल्कीन की रिएक्शन आपने Br2 के साथ करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या हो जाएगा, ये जो दो Br है, एक Br यहाँ लगेगा, यहाँ एक Br लगेगा यहाँ, ठीक है, ये बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। और बात क्या है कि ये जो टेस्ट है ये यूज किया जाता है एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, कि जैसे कि ये आपके पास अल्कीन है, अल्कीन की रिएक्शन आपने ब्रोमीन के साथ कराई जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। जब ये अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमारे पास एक कलरलेस कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ यार ये तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। इसके अलावा बेटा जी आप हैलोजिनेशन भी कर सकते हो, हैलोजिनेशन की, ठीक है, हैलोजिनेशन इसे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl अटैक करेगा इस CH3 पे, इस पे भी अटैक कर सकते हैं, मतलब उसको जितनी अलग अलग पोजीशन मिलेंगी ना वहाँ पर, यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, यहाँ पर अटैक नहीं करेगा। क्यों अटैक नहीं करेगा, क्योंकि देखो जैसे कि आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, तो क्लोरीन यहाँ पे लगेगा तो आपका 1 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरीन यहाँ पर लगेगा 2 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पर लगेगा तो अगेन 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, अब उनमें से मेजर माइनर कौन सा होगा, जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा या जिसका फ्री रेडिकल कलर ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम होता है। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ हैलोरिन्स। हैलोरिन्स मतलब बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगाना है। तो सबसे पहले तो बेंजीन लो, है ना, और बेंजीन की क्या कर दो, फ्री रेडिकल नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने इसकी रिएक्शन कर दी विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा भाई, सिंपली Cl लग जाएगा, ठीक है। आपने बेंजीन की रिएक्शन करवा दी है विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, क्लियर, ब्रोम बेंजीन बन जाएगा। अब अगर इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, कि जैसे आप लोगों ने बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है CH3, और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी है विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट भी है, Cl2 भी है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में एलिफेटिक कार्बन के पास जाएगा, ये जो क्लोरीन है इधर अटैक करेगा, इधर, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन के ऊपर लगेगा CH2Cl, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज नोन एज बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोल देंगे इसे, बेंजाइल क्लोराइड। ऑन दी अदर हैंड अगर यही रिएक्शन कुछ ऐसे होती, जैसे कि हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH3 है, ठीक है ना, बेंजीन के ऊपर CH3 इज नोन एज टोल्विन, है ना। इसकी रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ कराई, बट अभी क्या है FeCl3 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम लोग क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे रिएक्ट कराते हैं भाई। तो ये रही ऑर्थो पोजिशन, ये रही पैरा पोजिशन, तो करवा दो। बेंजीन के ऊपर क्या है, इधर CH3, यहाँ पर लग जाएगा ऑर्थो पोजिशन पे Cl, और यहाँ पर CH3 पैरा पोजिशन पे लग जाएगा। याद रखना
कि रिएक्शन सनलाइट में हो रही है या फिर डार्क में हो रही है। डार्क नहीं भी होता, सिर्फ FeCl3 भी लिखा होता। सनलाइट होगी तो फ्री रेडिकल, और अगर सनलाइट नहीं होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, जब बेंजीन पे अटैक किया जाता है। आगे बढ़ो, दूसरा कौन सा तरीका है भाई, दूसरा बड़ा फेमस तरीका है डायजोनियम क्लोराइड वाला। पहली बात तो डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, डायजोनियम क्लोराइड बनता है डाईएजोटीजेशन रिएक्शन से। डाईएजोटीजेशन रिएक्शन से। डाईएजोटीजेशन रिएक्शन क्या होती है, आपने अनिल को डीसी बनाना है। अनिल को क्या करना है बिरादर, डीसी बनाना है। और अनिल को डीसी कैसे बनाया जाए, अनिल लो, अनिल मीन्स होता है एनिलीन, जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है। इसकी रिएक्शन आप करा दोगे HONO एंड HCl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग रहा होगा N2Cl, और बेंजीन के ऊपर जब N2Cl लग गया तो इसे बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और प्लस में क्या बन जाएगा भाई, 2H2O, 2H2O। क्लियर है ना। और ये बहुत कम टेम्परेचर रखा जाता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है, तभी रिएक्शन हो पाती है। ठीक है, अनिल को डीसी बनाना है, ओ नो HCl का पानी निकल गया। ये डायजोनियम क्लोराइड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में लगभग हर एक कन्वर्जन में इसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, स्पेशली एरोमेटिक जो कन्वर्जन होते हैं। तो मैंने क्या लिया यहाँ पर, ये है डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन N2Cl। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Br2। तो क्या होगा, इसकी बहुत बढ़िया बात होती है कि पूरा ग्रुप हटता है, बेंजीन से पूरा ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे इसका नेगेटिव पोर्शन लग जाएगा, दैट इज Br। फिर क्या बचा आपके पास, एक तो N2 बच गया और एक Cl, ये लग गया है इधर, N2 और Cl अलग, ये HCl, इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है ना। ये हमारे पास डायजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन N2Cl। आपने इसकी रिएक्शन करा दी HBr के साथ, बट इन द प्रेजेंस ऑफ क्राई है कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर के साथ। तो क्या होगा, अगेन रिएक्शन सेम ही होगी, डिट्टो कॉपी है, बेंजीन से पूरा हटेगा, बेंजीन अलग, N2 अलग और Cl अलग। तो Br यहाँ पर लगेगा, बेंजीन के ऊपर लग गया Br। ठीक है, तो ये H है, ये HCl हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ओके बहुत शानदार, नहीं किया है मैंने ये। इस रिएक्शन को, पहले वाली रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, आ सकती है सैंडमेयर रिएक्शन। और दूसरी वाली रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। मैंने इनको कैसे याद रखा है मैं बताता हूँ। सैंडमेयर में क्या करना है, डीसी ने सैंड में सोल्ट डाला, सैंड में क्या डालना है, सोल्ट। डीसी ने सैंड में सोल्ट, डीसी डायजोनियम क्लोराइड, सैंडमेयर में सोल्ट डालोगे। डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला, डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर, सैंड में क्या डालना है, सोल्ट। ऐसे रखो ना, सैंड 4 लेटर है, सोल्ट 4 लेटर्स हैं। ठीक है, और गटर में क्या डालना है भाई, कॉपर पाउडर, बाकी सेम ही है। आगे बढ़ो, ये हमारे पास डायजोनियम क्लोराइड N2Cl, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दो विद Ki। तो क्या होगा, अगेन वही बात, पूरा पोर्शन अलग हो जाएगा, बेंजीन अलग, N2 अलग और Cl अलग। लगेगा क्या यहाँ से K लग I लगेगा, नेगेटिव पोर्शन लगेगा इसके ऊपर, I आइडो बेंजीन बन गया, प्लस में K। एक रिएक्शन आती है, नेम रिएक्शन फेमस है, बाल्स स्कीमन रिएक्शन, बाल स्कीमन रिएक्शन। बाल स्कीमन रिएक्शन में क्या होगा, जैसे कि ये है बेंजीन N2Cl है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद HbF4, HbF4। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये H और Cl बाहर निकल जाएंगे, पहली बात तो ये HCl थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएट बनेगा, बेंजीन N2BF4। और जब आप इसको गर्म करोगे तो बेंजीन के ऊपर क्या लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन लग रहा होगा, और ये सारे का सारा अलग N2 प्लस BF3। ये फ्लोरोबेंजीन के लिए स्पेसिफिकली रिएक्शन यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ आई थिंक मिसिंग है यहाँ पर, हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं जो कि बहुत फेमस मेथड है, वो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इनके बिना तो कहानी हो ही नहीं सकती। हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज में 2 मेथड बहुत फेमस आते हैं, कौन कौन से भाई, एक आता है फिंकलस्टेन रिएक्शन और दूसरा आता है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टेन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब फिंकलस्टेन रिएक्शंस में क्या होता है, आपके पास पहले से एक हैलोल्केन होता है, पहले से एक हैलोल्केन होता है। फिंकलस्टेन में आप लोग उसकी रिएक्शन करवा देते हो विद NaI,
Na के साथ, और इधर एक मेटल फ्लोराइड दैट इज AgF। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो जो फिंकलस्टेन वाली रिएक्शन होती है बहुत स्लो होती है, रिवर्सिबल होती है। तो इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करवाने के लिए ड्राई एसीटोन का यूज़ कर लेते हैं। हाइड्रोजन एक्सचेंज मतलब इस X की जगह पर क्या चला जाएगा, I, ये क्या बन जाएगा RI और प्लस में NaX। इधर इस X की जगह पर क्या चला जाएगा F, तो क्या बन जाएगा RF प्लस में AgX, है कि नहीं, इस तरह से हो जाएगा। R का मतलब कार्बन होता है, जैसे कि R की जगह कार्बन ले लिया C2H5Cl, इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो इस Cl की जगह पर क्या चला जाएगा I चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा C2H5I और प्लस में क्या बन जाएगा NaCl। इधर C2H5Br है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी विद AgF, तो क्या होगा इस Br की जगह पर कौन चला जाएगा भाई F चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा C2H5F प्लस में AgBr। अब इस रिएक्शन को याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है, मतलब जो मैंने कर रखी है वो मैं बताता हूँ। फिंकलस्टेन में आपने Na के साथ रिएक्शन कराई है, स्वार्ट्स रिएक्शन में AgF के साथ, तो आप करो फिंकल नाई, क्योंकि बाकी तो सेम है, हेलोजन हेलोल्केन तो सेम ही था, एक्सचेंज कराना था। फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई, फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई, मतलब बताता हूँ। फिंकल स्टेन रिएक्शन में आप लोग नाई के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिंकल नाई, स्वर्ग स्वार्ट्स में फ्लाई मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे, ये होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो तीन बातें होती हैं। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या ये पानी में घुलते हैं, तो इसका सीधा आंसर है नो, ये पानी में नहीं घुल सकते। क्यों नहीं घुल सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पानी में घुलने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, दैट्स वाई। बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, हेलोल्केन्स आर पोलर इन नेचर, फिर भी वो पानी में नहीं घुलते हैं, येट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाई, बिकॉज दे आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की सिंपल सी बातें हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। क्लियर है कि नहीं। अब देखो, जैसे कि मैं आपको एक दो क्वेश्चन दूं, जैसे कि ये है CH3Cl, C2H5 Cl, C3H7 Cl, C4H9 Cl। मैं आपसे पूछूं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है C4H9Cl का, क्योंकि उधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, कार्बन ज़्यादा है, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, मोलिकुलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। चलो एक पॉइंट क्लियर हुआ। चलो फिर दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे कि ये है C2H5F, C2H5Cl, C2H5 Br, C2H5I, यहाँ पर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, C2H5I का, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन सेम है बट हैलोजन चेंज हो रहे हैं, तो मोलिकुलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आउट ऑफ C4H9Cl, एंड ये भी C4H9Cl ही है, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, पता चले कि कितना आप लोगों का ये कंसेप्ट ओके है। ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा ड्यू टू सिमिट्री। अगर मैं हैलोरिन्स के केस में जाता हूँ, जैसे कि हैलोरिन्स में ये हो गया, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, डाइक्लोरोबेंजीन है ना, ये ऑर्थोक्लोरोबेंजीन बोल सकते हो, इसे आप मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हो, इसे आप लोग पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हो। तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो याद रखिए जो पैराफॉर्म होती है, और इसका क्यों होता है, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से इसकी ज़्यादा अच्छी पैकिंग होती है इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी की बात लिखी गई है, ऑल्दो हैलोल्केन्स आर पोलर बट दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, हैंस दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। और डेंसिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, हैलोजन एटम्स के बढ़ने से भी बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा, तो क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, ये आ गई फिंकलस्टेन और स्वार्ट्ज सेक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, हैलोल्केन्स की, हैलोरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जैसे कि आप लोगों ने क्या किया, एक हैलोल्केन ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ले लिया हैलोल्केन, जैसे कि Cl है, CH, और यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहलिक KOH होगा, क्या होगा, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक होना चाहिए, अल्कोहलिक मस्ट है। जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट होगा बीटा, अल्फा ने जाना ही जाना है, बीटा के साथ लेके निकलेगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा C, इधर H, इधर H, इनके बीच में डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक अल्कीन बन चुका है। ठीक है,
ये तो आम जिंदगी है, इस जिंदगी को थोड़ा खास बनाते हैं। अगर ये ऐसे हो जाए CH3 CH2 CH Cl CH3, आप लोगों ने इधर ले लिया एल्कोहलिक KOH। तो जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, उससे नेक्स्ट बीटा। किसने जाना ही जाना है? Cl ने तो जाना ही जाना है। किसके साथ निकलेगा? बीटा के साथ निकलेगा। अब बीटा पे तो 2 ऑप्शन है, तो आप लोग एक बार इसके साथ निकाल दो, इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक बार इसके साथ निकाल दो भाई, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है ना। अब देखो, अब 2 प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो उसमें मेजर माइनर वाला कंसेप्ट आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोडक्ट मेजर होगा और ये प्रोडक्ट माइनर होगा, ठीक है। अब ये सर आपको कैसे पता चला? बेटा जी ये बताया था सेजैफ दादा ने। किसने बताया था? सेजैफ दादा ने। और सेजैफ दादा की बातों को कहा जाता है सेजैफ रूल। क्या होता है सेजैफ रूल? मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जो मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होगा वो ही मेजर प्रोडक्ट होगा। मोर सब्सटीट्यूटेड का मेरा मतलब क्या है कि देखिए, जैसे कि ये डबल बॉन्डेड अल्कीन है, इसके 2 तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हैं, इधर भी इधर भी। अगर यहाँ पर बात करूँ, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके सिर्फ एक तरफ ही अल्कीन लगा है, तो ये लेस सब्सटीट्यूटेड है। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट। हाँ, सिजेफ ने यही बातें बता रखी हैं। इन एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कीन इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम आर मोर एल्काइलेटेड। क्लियर है? अच्छा, अगर एक्वस होगा तब नहीं होगी, एल्कोहलिक होगा तभी रिएक्शन होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ बहुत सारी रिएक्शन हो सकती हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल रिएक्शन की इसकी मैग्नीशियम के साथ। हैलोल्केन की जब आप रिएक्शन करवा देते हो विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके पास RMgX बन जाता है। और RMgX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे CH3Cl लिया, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई, तो मैग्नीशियम बीच में जाके घुस जाएगा और उसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि भाई साहब ना प्रोटीन नहीं, प्रोटॉन लवर होते हैं। तो जैसे इनको प्रोटॉन मिलता है तो ये प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। कैसे समझाना चाह रहा हूँ? जैसे कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है C2H5MgBr, है ना। अब यहाँ पर मान के चलो H2O में से पता है आपको H पॉजिटिव आएगा, OH नेगेटिव आएगा। तो ये H को ये ले लेगा और OH को ये ले लेगा, और ये क्या बन जाएगा? C2H6 और ये MgBr OH बन गया हाइड्रोकार्बन। यही बात लिखी भी गई है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, यहाँ पर 3 फेमस नेम रिएक्शन आती हैं, आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे। पहली है वुड्स रिएक्शन, अगली है फिटिक रिएक्शन, अगली है वुड्स फिटिक रिएक्शन। और ये ना बिल्कुल डिट्टो कॉपी रिएक्शंस होती हैं, है ना। आर का मतलब कार्बन होता है, जैसे कि इधर आपने ले लिया। देखो इन तीनों रिएक्शन में क्या होगा? मेटल कौन सी होगी? Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होगी। हैलोजन लवर होती है, हैलोजन के साथ बाहर 2NX, हैलोजन के साथ बाहर 2NX, हैलोजन के साथ बाहर 2NX। आपने देखा ना वुड्स रिएक्शन में क्या आएगा? वुड्स रिएक्शन में यहाँ पर अल्काइल ग्रुप आएगा, फिटिंग में यहाँ पर 2 बेंजीन आएंगे। वुड्स फिटिंग में, वुड्स मतलब एक तरफ अल्काइल एक तरफ बेंजीन। मैंने इसको याद रखा हुआ व्हाट्सएप फेसबुक करके। कैसे याद रखा हुआ? व्हाट्सएप फेसबुक। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप, फिटिंग रिएक्शन में बेंजीन ग्रुप। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप, फिटिंग में बेंजीन ग्रुप। यही है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आपने यहाँ पे ले लिया C2H5Cl 2Na, इधर Cl C2H5, ठीक है ना। तो ये सारे का सारा पोर्शन बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? C4H10। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन्स को डबल करने के लिए, ठीक है, एकदम से डबल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन इधर हो गया हमारे पास हैलोजन, इधर आएगा 2Na, इधर हैलोजन और इधर बेंजीन। यहाँ पर ड्राई ईथर, तो क्या होगा भाई? मेटल लव्स नॉन मेटल, है ना। तो यहाँ पर 2 बेंजीन आ जाएंगे, 2 बेंजीन आर नोन एज बाइफिनाइल, ठीक है। यहाँ पर आपने ले लिया C2H5 या C2H5 छोड़ो, यहाँ पर CH3 ले लो। CH3 X मतलब हैलोजन, Cl, ये 2Na, इधर Cl, बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होगी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? 2Na Cl और ये CH3 बेंजीन। CH3 बेंजीन इज नोन एज टॉलवेन। उसके बाद आता है रेजोनेंस इन हैलोरिन्स। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, बोला भी है कई बार, दोबारा बोल देता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे जरूरी होता है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले भी कई बार बोल रहा हूँ कि बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक करवा रखा है, आप खुद से भी कर सकते हो, सर्च कर लेना अगर करना है तो, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक बाय भारत पंचाल सर।
हो जाएगा। चलो रेजोनेंस इन हैलोरेंस की बात करते हैं। हैलोरेंस में रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो दो तीन बातें हो जाती हैं। अगर कहीं पर रेजोनेंस होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती हैं, और जो हैलोरेंस होते हैं ना वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अभी आगे आएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास एक आर एक्स है, आर एक्स आपके पास एक हैलोल्केन है, और बेंजीन एक्स है। बेंजीन एक्स मीन्स आपके पास एक हैलोवरीन्स है। तो इसका बॉन्ड नहीं टूटेगा इतनी आसानी से, जितनी आसानी से ये बॉन्ड टूट सकता है ना, ये नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि इसमें रेजोनेंस आ गया, ठीक है। तो लिखा गया है दैट कि aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction because carbon chlorine bond acquire partial double bond due to resonance। कि इसमें जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हैलोरीन्स इज डिफिकल्ट देन हैलो अल्केन्स। इसमें बॉन्ड क्लीवेज जो हो जाती है ब्रो वो डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है ना। इधर देख लीजिए, थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं इसको, ये रहा, ठीक है। ये आपके पास हैलोरीन है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन है इस तरह से, इस पे हैलोरीन है। क्या होगा? पाई सिग्मा लोन पेयर, एक कंजुगेशन है तो लोन पेयर आगे चलेंगे। या फिर ऐसे आपको पता होगा, मैंने बताया था कि अगर ना बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा है अगर उसके पास लोन पेयर है ना तो वो हमेशा पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेगा, पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेगा। और पॉजिटिव रेजोनेंस की वजह से वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। चलो देख लो, ये लोन पेयर है, आगे चलेंगे, लोन पेयर आगे जाके बॉन्ड बनाएंगे और अगले बॉन्ड को आगे चलना पड़ेगा, बॉन्ड आगे जाके इलेक्ट्रॉन बनाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा बॉन्ड बनाएगा और इससे अगला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा बॉन्ड बनाएगा और इससे अगले बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन आगे जाके बॉन्ड बनाएगा और इससे अगले बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन। आप नोटिस करोगे कि कुछ खास जगह पे ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन होती है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो चार्ज है वो ज़्यादा हो गया है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लवर आएगा तो उसको दिखता है ऑर्थो और पैरा साइड पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, तो ऑर्थो एंड पैरा साइड पर ही अटैक होगा। इस चैप्टर की जान बसती है 101%। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई इससे बाहर ना आए, इससे बाहर आ जाए, मतलब मतलब आएगा ही आएगा, मतलब 100% इससे ही आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बनता है क्वेश्चन, बहुत हो जाता है जब एक दिन में ज़्यादा वीडियो बनाने पड़ जाती है ना तो बंदा कुछ कुछ बोलने लग जाता है। व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस बाय अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक हैलोल्केन है आर एक्स, इसकी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के साथ करवा देता हूँ तो ये न्यूक्लियोफाइल ना इसको रिप्लेस कर देगा हैलोजन को, तो बन जाएगा आर एन यू प्लस में एक्स नेगेटिव, है ना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर ना दो बातें हो जाती हैं न्यूक्लियोफिलिक की, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यहाँ से ना दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक आती है SN1, एक आती है SN2। SN1 में जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट डिपेंड्स अपॉन हैलोल्केन ओनली, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और जो SN2 होती है, SN2 में जो रेट होता है, SN2 में जो रेट होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है। किस किस पे भाई? रेट डिपेंड्स अपॉन हैलोल्केन एज वेल एज ऑन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? अच्छा, एक दो तीन बातें आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि SN1 एक 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, SN2 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है। देखिए SN1 का पहला मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। पहले स्टेप में आपके पास एक कार्बोकटाइन जनरेट करते हो, आप कार्बोकटाइन बनाते हो, तो यहाँ पर ये Br बाहर निकलेगा, निकल गया, कार्बोकटाइन बन गया, ठीक है ना। अब इस कार्बोकटाइन पे ना ये आई थिंक इस तरह से हमें ज़्यादा अच्छा लगता है अगर हम इसको ऐसे कर देते। इस पर ना दो तरफ से अटैक पॉसिबल है, ये तो फ्रंट से अटैक हुआ है, बैक साइड से भी अटैक पॉसिबल है। और अगर इसको मैं लिखूँ कुछ ऐसे, कार्बोकटाइन को अगर हम कुछ ऐसे लिख दें, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, अल्काइल ग्रुप है CH3 CH3 CH3, ठीक है। ये तो फ्रंट से हुआ है, फ्रॉम फ्रंट, और ये हुआ है फ्रॉम बैक साइड। और यहाँ पर BrOH बैक साइड से आएगा, बाकी सब एज इट इज लगा रहने दो, CH3 CH3 CH3। जब इस साइड से आपका ग्रुप गया है, इसी साइड से नया न्यूक्लियोफाइल आया है, इसे बोलते हैं रिटेंशन। और अगर बैक साइड से ग्रुप लगता है तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोल देते हैं इसको? इन्वर्जन बोल देते हैं, ठीक है ना। आगे आ जाओ, रिएक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पर जो पहला स्टेप होता है ना वो बहुत स्लो होता है। सर पहला स्टेप स्लो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल है, न्यूट्रल से आप लोग आयनिक स्पीसीज बनाना चाह रहे हो, तो हमेशा आयनिक स्पीसीज अनस्टेबल होती हैं, तो ये स्टेप स्लो होगा और ये स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और इसमें सिर्फ आपका हैलोल्केन है, इसी पे रेट डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तो बाद में एंट्री हुई है। यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होता है। इसके अलावा बेंजाइल एंड एलाइल जो होते हैं वो भी SN1 रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका
कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। मेन बात होती है कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा एसएन1 में सबसे की फैक्टर क्या है, कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। इसके अंदर आप लोग क्या यूज करते हो, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। पोलर प्रोटिक सोलवेंट जो प्रोटोन देते हैं, जैसे कि H2O में H पॉजिटिव रिलीज हो सकता है ना, जिसमें H पॉजिटिव रिलीज किया जा सकता है। इसमें रेसमाइजेशन होती है। रेसमाइजेशन क्या होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों के मिक्सचर को रेसमाइजेशन कह देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है SN2 रिएक्शन। SN2 में ये आपके पास एक हैलोल्केन है, हैलोजन निकलना चाह रहा है बट ये इसको निकलने नहीं देगा, ठीक है ना। तो बैक साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, एक टाइम पे दोनों के साथ बॉन्ड बन रहे होते हैं और फिर Cl बाहर। तो इसमें मैटर करती है क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, पहले ही अटैक करना पड़ेगा, और जब वो पहले ही अटैक कर रहा है तो आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए, और स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होती है प्राइमरी की, देन सेकेंडरी की, देन टर्सरी की। इसमें बैक साइड से अटैक हुआ है तो इन्वर्जन, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड। अच्छा, एक जो है वो दोनों के लिए सेम रहता है, एक ट्रेंड जो रहता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको समअप कर देता हूँ, आपको पता चल गया कि SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। एक है जो दोनों के लिए सेम रहता है, वो रहता है लिविंग ग्रुप वाला कंसेप्ट। देखो यार, केमिस्ट्री में होती है रिएक्शन, और रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटना, नए बॉन्ड बनना। जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो सबसे इजीली RF से जल्दी बॉन्ड टूटेगा RCl का, RCl से जल्दी बॉन्ड टूटेगा RBr का, और RBr से जल्दी बॉन्ड टूटेगा RI का। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा और उतनी फास्टर रिएक्शन होगी। ये दोनों के लिए होता है, फॉर SN1 एंड SN2, ये दोनों के लिए सेम है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल किए गए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। जैसे कि यहाँ पर RX है, RX की रिएक्शन आपने NaOH के साथ कराई, RX की रिएक्शन आपने NaOH के साथ करवा दी, तो क्या होएगा, इधर OH आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ROH, ठीक है ना। आपने RX की रिएक्शन करा दी है, किसी भी और चीज़ के साथ करा दो, ठीक है। जैसे कि RX की रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी है विद KOH, एक्वस होना चाहिए, तो इस X की जगह पर कौन आ जाएगा, OH, ये क्या बन जाएगा, ROH। अच्छा, यहाँ पर एक विलियमसन सिंथेसिस होती है, मैं अगले पेज पे करवाना पसंद करूंगा उसको। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, विलियमसन सिंथेसिस, रोना हैलोल्केन की याद में, रोना हैलोल्केन की याद में, मेटल लव्स नॉन मेटल, और वो फिर भी रो रहा है, NaX। विलियम का एक सन था, और विलियम का कौन सा सन था भाई, विलियम का वो सेकंड सन था। ये रिएक्शन SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो एल्काइल हैलाइड शुड बी, अरे भाई 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 भाई, एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, एल्काइल हैलाइड आपका प्राइमरी ही होना चाहिए। आगे बढ़ो, एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आपने एग्जाम्पल ले लिया C2H5ONA की रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है C2H5Cl के साथ, तो Na बाहर और Cl बाहर, तो क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5, इथर आपके पास बन जाने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ो। अच्छा यहाँ पर ना अगर आप रिएक्शन कराते हो किसकी, RX की रिएक्शन आप करवा दोगे KCN के साथ, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर CN लगेगा, ये बन जाएगा RCN और प्लस में KX। आपने RX की रिएक्शन करा दी AgCN के साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट बनेगा यहाँ पर, ये CN जाएगा इधर और ये बन जाएगा RNC प्लस AgX, गया CN है बट बना NC है। यहाँ पर RX की रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी किसके साथ, KNO2 के साथ, तो NO2 जाएगा बट यहाँ पर बनेगा RONO, और RX की रिएक्शन जब आपने AgNO2 के साथ करवाई तो यहाँ पर लग जाएगा RNO2। अब हमें ये कैसे पता, अच्छा ये हुआ क्या है, ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वाला कंसेप्ट है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जब किसी के पास ना दो अटैकिंग साइट अवेलेबल होती हैं, दो साइड से जुड़ सकता है, CN में C की तरफ से भी जुड़ सकता है, N की तरफ से भी जुड़ सकता है, NO2 में N की तरफ से भी जुड़ सकता है, O की तरफ से भी जुड़ सकता है, इन्हें एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। मैंने इसको याद रखा हुआ है अजी नहीं करके, अजी नहीं, अजी, अजी में एजी में नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ोगे, नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर देने पड़ेंगे। होता क्या है, जैसे कि KCN है, KCN है और AgCN है, जो KCN वाला बॉन्ड है ना वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक है, और जो AgCN वाला बॉन्ड है वो कोवलेंट कह सकते हो, कोऑर्डिनेट कह सकते हो, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में तो K पॉजिटिव CN नेगेटिव एकदम से हो जाएगा, तो C एकदम से अटैक कर देगा,
और AgCN में बॉन्ड नहीं टूटता है तो नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर दे के बॉन्ड बनाना पड़ता है, तो नाइट्रोजन पहले बॉन्ड बनाता है, दैट्स वाई AgCN के केस में। क्लियर है ना, ये याद रखना, यही वाला कंसेप्ट है, लिखा गया है। KCN इज प्रीडोमिनेटली आयनिक, द अटैचमेंट टेक्स प्लेस मेनली थ्रू कार्बन एटम। AgCN इज कोवलेंट इन नेचर, नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग आइसोसाइनेट। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेते हैं ब्रो बेंजीन की, है ना। तो भाई साहब मैंने अभी बताया था हैलोरिन्स क्या बनाते हैं, ये आपके बनाते हैं क्या बनाते हैं, तो मैं खुद भूल जाता हूँ यार, दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ दिख रहा है सर, अभी तो दिख रहा होगा, अभी तो बढ़िया कलाकारी कर दी है। ये लो, यहाँ पर ये 2-3 रिएक्शन आ जाती हैं आपकी, जैसे कि पहली रिएक्शन क्या है, इसे बोलते हैं हैलोजिनेशन। इसके बाद हमारे पास है नाइट्रेशन, इसके बाद हमारे पास है सल्फोनेशन, ठीक है। इसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है ना। हैलोजिने देखो अब आप समझना पड़ेगा कि हैलोजिनेशन में आपका X पॉजिटिव अटैक करता है, नाइट्रेशन में आपका NO2 पॉजिटिव अटैक करता है, सल्फोनेशन में आपका SO3H पॉजिटिव अटैक करता है, एल्काइलेशन में आपका CH3 पॉजिटिव अटैक करता है, और एसाइलेशन में आपका CH3CO पॉजिटिव अटैक करता है। देखिए बेटा क्या होगा भाई, हैलोजिनेशन में आपका X पॉजिटिव अटैक करेगा कहाँ पर, ऑर्थो पैरा पे, देखो अटैक कर दिया। नाइट्रेशन में आपका NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पे, देखो अटैक कर दिया। सल्फोनेशन में आपका SO3H अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पे, देखो अटैक कर दिया। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3 पॉजिटिव अटैक करेगा, देखो अटैक कर दिया। एसाइलेशन में आपका CH3CO अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पे, देखो भैया अटैक कर दिया है। याद रखिए पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू सिमिट्री। क्लियर है, और ये रिएक्शन कई बार आएगी तो आपको रिएजेंट याद रखना है कि हैलोजिनेशन में कौन सा रिएजेंट लेते हो, और बिरादर सल्फोनेशन में कौन सा, नाइट्रेशन में कौन सा, ये चीज़ें आएंगी बार बार। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। अच्छा यहाँ पर एक प्रोसेस शायद हम मिस कर रहे हैं, और वो प्रोसेस है डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस, अब डोज प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे कि बेंजीन है, ठीक है, अपने क्लोरोबेन, अच्छा याद रखिए हैलोरिन्स न्यूक्लियोफिलिक शो नहीं करते हैं, हैलोरिन्स न्यूक्लियोफिलिक शो नहीं करते हैं, बट अगर आपने यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा दिया तब शो हो जाएगी, ठीक है ना। अगले पेज पे लिखवा दूंगा। अब इसको देखो, डोज प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप लोग करवा देते हो, NaOH HCl, कंडीशन बहुत ड्रास्टिक रखी जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेते हो, 623 केल्विन, प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक। तो आप देखोगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, OH, इसे बोलते हैं धिंचक पूजा, DCP, धिंचक पूजा BA पास, DCP। डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना देते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ तो मैं बोल रहा था हैलोरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते, बट हाँ अगर आपने उसमें देखिए अगर ये Cl है और मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करना चाहूँ तो नो रिएक्शन आएगा, ये OH नहीं जा सकता, उस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता। बट अगर मैं यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा दूंगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, तो नेगेटिवली चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने पास, तब ये रिएक्शन हो सकती है। याद रखना क्या लिखोगे अगर पेपर में आ गया तो, NO2 ग्रुप इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि भैया NO2 ग्रुप अगर लगे हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट हमारे पास पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं, इसी साल ऐड हुआ। पॉली हैलोजन नाम से क्लियर है, जिसमें बहुत सारे हैलोजन्स होते हैं। तो पॉली हैलोजन में सबसे पहले हमारे पास है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किसे कहते हैं, CHCl3। तो आपने 3 क्लोरीन लगाने तो 3Cl2 के साथ रिएक्शन कराई, CHCl3 हो गया, ठीक है। और ये कैसे किस लिए यूज़ किया जाता है भैया, सुन्न करने के लिए, किसी को अगर बेहोश करना है ना तब। आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म आप आगे भी पढ़ोगे, एल्कोहल फेनोलिथर में एल्डिहाइड कीटोन्स में आइडोफॉर्म एक बड़ा फेमस टेस्ट आता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने एक कीटोन ले लिया, उसकी रिएक्शन मिथाइल कीटोन लेना है, 3I2 4NOH के साथ कराई तो आपका आइडोफॉर्म बन जाता है, वो भी क्लोरोफॉर्म की तरह ही हानिकारक होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आप देखोगे कि एक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, और भी कई जगह पर यूज़ किया जाता है। जैसे CH4 है, उसकी रिएक्शन 4Cl2, भैया CH4 है, इसकी रिएक्शन आपने 4Cl2 के साथ कराई तो क्या हो जाएगा, 4 क्लोरीन है तो 4 Cl हट जाएंगे, चारों जगह पर क्या आ जाएगा Cl, और ये क्या बन जाएगा 4HCl। क्लियर है, और इसमें बहुत फेमस है DDT। DDT एक फेमस क्या है कि कीटाणुनाशक नहीं बोलेंगे इसे, इसे क्या बोलते हैं यार, खेतों में डाले जाते हैं यार ये, चलो याद आएगा देखेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है DDT की, डाइक्लोरो पेस्टिसाइड कह सकते हो, इंसेक्टिसाइड बोल सकते हो आप इन्हें, डाइक्लोरो
डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT इधर आ जाओ, DDT, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो यानी 2 क्लोरीन, डाइफिनाइल यानी यहाँ पर आपके क्या लगे होंगे, 2 बेंजीन लगे होंगे, डाइक्लोरो 2 क्लोरीन, डाइफिनाइल 2 बेंजीन, ट्राइक्लोरो यानी 3 Cl, और इथेन यानी 2 कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर H, इधर H, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O, और ये Cl, यहाँ पर 2 बेंजीन, यहाँ पर 2 बेंजीन, इधर कार्बन है H, ये Cl, ठीक है। ये हमारे पास, आपके पास क्या बन चुका है, DDT बन चुका है। बट ये सिर्फ उन कीट पतंगों के लिए हानिकारक नहीं होता है, ये एक्वेटिक एनिमल्स, मछलियों वगैरह के लिए भी बहुत हानिकारक था। दैट्स वाई इसका US के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ जो है वो बैन कर दिया गया है, ठीक है बेटा। तो दैट्स ऑल, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को, जैसे कि हमेशा होता है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ और उसी से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। मैं 2-3 एग्जांपल चाहूँगा कि आप लोग इनके नाम करें कमेंट सेक्शन में, है ना। नोमेनक्लेचर नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है वो सबको आता है, ठीक है। BrCl, और भाई साहब ये हो गया। कमेंट सेक्शन में इन सब का नाम आप लोगों ने बता देना, मुझे पता चल जाएगा आप लोगों को कितना समझ आया। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। हाँ, आप ये भी बता सकते हो कि और किस चैप्टर के हम लोग 30 मिनट्स रिवीजन लेके आए। जय हिंद।